जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था। और इससे पहले हम लोगों ने झारखंड की राज्य व्यवस्था को पढ़ा है। वहाँ हम लोगों ने हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से पढ़ने का प्रयास किया है। अगर अभी तक वीडियो को नहीं देखा है आपने तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पर वीडियो देख लें झारखंड की राज्य व्यवस्था का। वहाँ हमने एक एक टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास किया है। और आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो झारखंड की अर्थव्यवस्था का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं आपको सिर्फ अर्थव्यवस्था कहूँ, किसी भी जगह का अगर अर्थव्यवस्था सिर्फ आपको कहा जाए तो वह एक अपूर्ण माना जाता है। कब तक? जब तक उसके आगे किसी खास जगह का उल्लेख ना किया जाए। जैसे मैं अगर आपको सिर्फ कहता हूँ कि अर्थव्यवस्था, तो यह एक अपूर्ण शब्द है। लेकिन मैं अब आपको कहता हूँ कि झारखंड की अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था एक पूर्ण शब्द माना जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मेरी घर की अर्थव्यवस्था, ये भी कह सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, प्रॉपर किसी गांव का खास जगह का अर्थव्यवस्था। लेकिन अगर आप सिर्फ अर्थव्यवस्था कहते हैं तो यह एक अपूर्ण शब्द माना जाता है। अब आइए शुरुआत करते हैं। और पूरा जो अपना माइंड है, पूरा जो आपका कंसंट्रेशन है वो बोर्ड पे होना चाहिए। हर एक चीज़ को समझने का आप प्रयास करिए। अभी जितने आपके जो दुख तकलीफ हैं या आपके जो इधर उधर के काम हैं वो सारा छोड़ दीजिए आप, और अपने जो नज़र है वो बोर्ड पर टिका दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि झारखंड में जितना भी खनिज है हम लोग इसका परिचय करते हैं। अभी हम लोग आज जो है झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय करने वाले हैं, ठीक है। फिर एक एक करके हम लोग टॉपिक खत्म करते जाएंगे। तो परिचय में हम लोग जैसे कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका परिचय जानना जरूरी होता है कि उसके बारे में कुछ तो आखिर जान लिया जाए, तब ना उस टॉपिक के बारे में हम जान पाएंगे कि अर्थव्यवस्था का परिचय क्या है। तो हम लोग परिचय में जानेंगे कि झारखंड में जितने भी खनिज हैं उसका कितना, भारत का 40% खनिज सिर्फ झारखंड में है, ठीक है। तो बहुत माना जाता है साथियों। सोचिए कि जहाँ पर 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर सोचिए कि 40% जो है वो सिर्फ झारखंड में उत्पादन होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि झारखंड में कितना ज़्यादा खनिज होता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा। क्या कहा जाता है साथियों? रत्नगर्भा। अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा और वहाँ पर अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द अगर आपने पढ़ा होगा तो इस चीज़ का आपने वहाँ पर जिक्र किया होगा कि जिसके गर्भ में क्या हो? रत्न हो। जिसके गर्भ में रत्न हो उसे क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा कहा जाता है। तो झारखंड के जो गर्भ है उसमें क्या है? रत्न है, क्योंकि इतने ज़्यादा खनिज है। समझ सकते हैं 40% अकेले, ऑल ओवर इंडिया में 40% अकेले अगर ये पूर्ति कर रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा इसके पास खनिज है। भारत का रूर आपने बहुत बार सुना होगा, एग्जाम में भी देखा होगा कि बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है। तो आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, अगर नहीं उठाए तो भी कोई बात नहीं, मैं उठा देता हूं कि रूर जो है वो क्या है आखिरकार। तो याद रखिएगा, जर्मनी में एक जगह है रूर, जहां पर बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो इसको संज्ञा दिया गया है, क्या दिया गया है? भारत का रूर प्रदेश किसको? झारखंड को कहा जाता है। क्यों? इसका रीजन यही है कि 40% अकेले जो है ये पूरा ऑल ओवर इंडिया का देता है। अब भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं झारखंड में। हमारे झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? लगभग 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये कौन कह रहा है? तो ये कह रहा है भारतीय खनन ब्यूरो। ये मैं और आप या कोई बुक नहीं कह रहा है। जिस भी बुक में लिखा है या जो भी कोचिंग सेंटर के आपके शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो भारतीय खनन ब्यूरो को ही आधार मान के पढ़ाते हैं। तो भारतीय खनन ब्यूरो क्या कहता है कि झारखंड में जितने भी आप जो 40% खनिज देख रहे हैं, अगर उसको संख्या में बात किया जाए तो 58 प्रकार के वो पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग औद्योगिक के बारे में पढ़ रहे हैं, खनिज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुछ औद्योगिक शहर जो है इंपॉर्टेंट है झारखंड के, आप जानते ही होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला नंबर पे आता है जमशेदपुर, फिर आता है रांची, बोकारो और धनबाद, ठीक है। ये 4 शहर जो है झारखंड में मेनली औद्योगिक शहर के मामले में बहुत ज़्यादा हैं, आगे है। कौन कौन? फिर से सुन लीजिए। सबसे पहला अगर आप बात करेंगे तो जमशेदपुर देखेंगे, क्योंकि जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा उद्योग है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रांची, फिर आता है बोकारो और फिर धनबाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिए कि भारत में आधुनिक रूप से, ये बहुत कम लोग जानते हैं और एग्जाम में कभी कभी जब पूछा जाता है तो लगता है कि ये प्रश्न गलत है और आप वहाँ पर जो है आंसर वो दूसरा टिक करके आ जाते हैं। आप अपने आप में सोचते हैं कि मैं सही हूँ, लेकिन आप गलत हो जाते हैं। क्या? तो देख लीजिए, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का
प्रयास जो है, प्रथम प्रयास 1779 ईस्वी में धनबाद झरिया में किया गया था। ये चीज़ आप एकदम बिल्कुल वीवीआई कर लीजिएगा पॉइंट इसको, ठीक है, कि भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास जो है वो 1779 में किया गया था। कहाँ पे? धनबाद का झरिया में किया गया था। ठीक है, आप लोगों को सभी को जमशेदपुर याद रहता है और आप जमशेदपुर टिक करके आ जाते हैं जब ये प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो है आपको रफ्तार तो रखना है, लेकिन इतना भी रफ्तार नहीं रख देना है कि छोटे छोटे जो पॉइंट हैं उसको आप मिस कर दीजिए और जो मतलब सही आंसर नहीं करें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हड़बड़ी होता है साथियों, ये मैंने भी देखा है, बहुत सारा एग्जाम में भी दिया हूँ, तो मुझे ये चीज़ का अनुभव है कि वहाँ पर गलतियाँ किस प्रकार की होती है। आप तुरंत पढ़ते हैं कि आधुनिक रूप से लौह इस्पात, बस यहाँ तक आप पढ़ते हैं, उसके बाद जमशेदपुर आप टिक कर दीजिएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो यकीन मानिए आपका 80% चांसेस है कि आप आंसर आराम से कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, जिसके कारण आदमी आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मेनली जो 40% खनिज है या जो 58 प्रकार के खनिज आप देखे हैं, तो ये 58 में मेनली कौन कौन सा? वैसे तो छोटा छोटा बहुत सारा है, लेकिन हम लोग मेनली जानेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें लौह अयस्क है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लौह अयस्क साथियों होता है कि लौह पहले अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, पहले अयस्क निकलता है, फिर से उससे शुद्ध करके लोहा निकाला जाता है, और बाकी जो बचते हैं उसको गैंग कहते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। उसके बाद मैग्नीज है, कोयला है, डोलोमाइट है, बॉक्साइट है, अभ्रक है, यूरेनियम है। इस प्रकार के बहुत सारे खनिज जो है झारखंड में पाए जाते हैं, लेकिन मेनली जो है मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है, ये मेनली है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं या जिनके बारे में जानना बहुत ही निहायत जरूरी है, वो चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिएगा कि देश का प्रथम उर्वरक जो कारखाना है, देश का प्रथम है, देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देश का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? सिंदरी में लगाया गया था 1951 में। याद रखिएगा कब लगाया गया था साथियों? 1951 में लगाया गया था। कहाँ पे? सिंदरी में, जो कि कुछ कारण से बहुत दिनों तक बंद रहा है, लेकिन शायद फिर से उसे चालू करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो देश का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, और याद रखिएगा कि देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर में है। अब यहाँ पर देखिए यही कन्फ्यूजन होगा जब आप ये पॉइंट पढ़ेंगे, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास, और अब जब पढ़ेंगे कि देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग, तो यहाँ पे ही आपको कन्फ्यूजन होगा। तो यही चीज़ आपको एग्जाम सेंटर में आपको बारीकी से देखना है कि हमको क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, कह क्या रहा है, ऐसा नहीं कि नाम पूछे और आप अपना पता लिखा के आ जाए वहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल बारीकी से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। तो जब आपसे पूछा जाए कि देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग, तो आपको जमशेदपुर टिक करना है। क्या करना है? जमशेदपुर टिक करना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रयास 1789 में, तो कहां पर? धनबाद झरिया में कहा गया था। इस चीज को मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं ताकि जहां पे आप फंस सकते हैं ये मुझे पता है, और मैं आपको चाहता हूं कि आने वाले जो एग्जाम हैं, चाहे वो CGL हो, उत्पाद सिपाही हो, या अन्य कोई भी वनडे एग्जाम हो, आप वहां पे ना फंसें। अब चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी क्या होता है साथियों? जहाँ पर कोयला को धोया जाता है। ठीक है, कोयला को शुद्ध किया जाता है, वहाँ पर उसको धोया जाता है, तो उसे एशिया की सबसे बड़ी, देखिए अब देश नहीं है, हम लोग एशिया में जा रहे हैं, तो हम लोग एशिया की बात करते हैं, तो एशिया में सबसे बड़ी कोलवासरी क्या है? करगाली है। याद रखिएगा, जो कि बोकारो में पड़ता है। करगाली कहाँ पे है? बोकारो में है, एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी। तब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि फिर देश में प्रथम कोलवासरी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा घाटो रामगढ़ में है। कहाँ पे? देश का प्रथम, हम लोगों का देश का प्रथम कोलवासरी कहाँ पे? घाटो, जो कि रामगढ़ में पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं कि देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं, देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर बोकारो में आता है। ठीक है, ये सब चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं तो थोड़ा सा उस समय क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका नोट डाउन करिए, और जो मैंने समझाया उसे समझने का प्रयास करिए। सेशन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में जो है शुरुआत कर देंगे अर्थव्यवस्था का। एक एक टॉपिक मतलब एक एक जो पॉइंट होगा सभी को क्लियर करते चलेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है साथियों पढ़ने में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।